हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, हम चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हम लोग क्या आज बात क्या करने वाले हैं। अब एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे कि भैया क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से चीजें क्या करनी है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या आता है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब इसे नाम से ही आपको समझ में आ जाता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स है, ये आपके हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एप्लीकेबल होते हैं। सिर्फ हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, आपकी अगर मैं बात करूं जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इसमें भी ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। मिडिल लेवल है उसमें भी अप्लाई होते हैं, और साथ ही साथ लोअर लेवल है तो इसमें भी क्या अप्लाई क्या होते हैं, यही लिखा है। इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर एंड ऑल एंड टू द ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। फिर क्या बोला, जनरल गाइडलाइंस। अब कहीं ना कहीं ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये आपको क्या बताते हैं, एक गाइडलाइन देते, एक तरीका देते कि भैया अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, या फिर अगर ये इश्यू उठ के आ रहा है तो इस इश्यू को हम लोग को कैसे क्या निपटाना है, कैसे सॉल्व करना है, इसे हमें क्या बताता है, और कैसे सोल्यूशन तक पहुंचना है ये भी। और आपको साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये होते हैं फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। मतलब आप सर्कमस्टांस के हिसाब से, आप कंडीशन के हिसाब से उसे क्या चेंज क्या कर सकते हो। ये रिजिड नहीं होते, आपकी न्यूटन की लॉ की तरह नहीं होता है कि भैया एवरी रिएक्शन एज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, ये हर जगह एक ही रूल अप्लाई होगा, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई क्या कर सकते हो। क्लियर हो गया। फिर क्या, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है ये एक दिन में नहीं बना है, 2 दिन में नहीं बना है। अब ये जितने भी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इन सभी पे एक थोरो रिसर्च वर्क किया गया है, एक सिस्टमैटिक स्टडी की गई है, इससे पहले टेस्ट किया गया है। टेस्ट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे रूल्स क्या अप्लाई किए गए, अप्लाई करने के बाद इन सारे रूल्स का इफेक्ट क्या आ रहा है, ये क्या फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको चेक करके फिर जाके ये क्या हुआ है आपका, ये जो प्रिंसिपल क्या फॉर्म है। तो पहला पॉइंट है आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जनरल गाइडलाइंस, और फिर क्या आपका प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। इसको लर्न कर लो, 3 बार रिपीट करो, हो जाएगा। फिर फ्लेक्सिबल इन नेचर, मैंने ऑलरेडी बताया फ्लेक्सिबिलिटी है क्या, कि अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आप अपने हिसाब से क्या चेंज कर सकते हो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपका डिवीजन ऑफ वर्क है, आप अपने हिसाब से काम को डिवाइड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है, अगर जैसे कोई बंदा है कि जिसने मैनेजमेंट की स्टडी की है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो उसका जो पकड़ है वो आपके अगर टेक्निकल काम में बहुत ज्यादा अच्छा है, वो बहुत अच्छे से टेक्निकल का काम कर सकता है, मैं टेक्निकल काम क्या उसको सॉल्व कर दूंगा। अब ये नहीं ना कि उसने मैनेजमेंट की स्टडी की है तो मैं उसको मैनेजमेंट का ही काम दूंगा, मैनेजमेंट का काम नहीं अच्छे से कर पा रहा है, उससे अच्छा टेक्निकल का काम कर रहा है, मैं उसको टेक्निकल का काम दूंगा। तो देखो मैंने क्या किया, मॉडिफाई किया, हाँ मॉडिफाई किया, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ये हमें आ गई। तो क्या प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या फ्लेक्सिबल है नेचर में, इसे हम अपने हिसाब से क्या चीजों को चेंज कर सकते हैं। बिहेवियरल इन नेचर है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट को जब बनाया गया था, इस मोटिव से बनाया गया था कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स के जो बिहेवियर है उसको हम लोग कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जस्ट फॉर दिस टेक ऑफ एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, यहां पे मैं 2 तरह के लोगों की बात करता हूं। एक ऐसा बंदा है, दोनों बंदे जो काम नहीं करना चाहते, लेकिन एक ऐसा बंदा है जो पैसे का भूखा है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करेगा, उसका बिहेवियर को वो क्या करेगा, उसको पैसा देगा, पैसा देगा, उससे बोलेगा ले काम कर, पैसा दे रहा हूं, तो रेम्यूनरेशन वाला आ गया। ठीक है, उसकी काम से हिसाब से मुझको क्या पैसे दूंगा। एक बंदा है जो काम करता है लेकिन उसको एक थोड़ी मोटिवेशन में दे दूंगा, थोड़ा सा मोटिवेशन दे दूंगा तो वो और दुगना काम करना लगेगा। तो देखो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से हम क्या करें, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करें। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से हमें क्या समझना है, ये जितने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं आपको एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड है, ये आपको सोल्यूशन नहीं देते, ये सोल्यूशन तक पहुंचना कैसे इसका तरीका बताते। अब कोई भी डिसीजन लो ऑर्गेनाइजेशन में तो ये क्या होता है, बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है डिसीजन लेने का। ठीक है, फिर ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, सही बात है। अब आप एक प्रिंसिपल फॉलो करोगे, बाकी के 13 नहीं फॉलो करोगे तो काम नहीं बनने वाला। 2 फॉलो करोगे, बाकी के 12 नहीं फॉलो करोगे तो काम नहीं बनने वाला। या फिर आप 13 फॉलो कर रहे हो लेकिन एक फॉलो नहीं कर रहे तो काम बनने वाला नहीं। जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सभी बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सब इक्वली बहुत ज्यादा क्या करते हैं, मैटर क्या करते हैं। क्लियर हो गया। तो यही ऑल प्रिंसिपल ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। तो देखो पहला क्या, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जनरल गाइडलाइन, प्रिंसिपल आर फॉर्म विद दी क्या आपका प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। फिर तीसरा क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। चौथा पांचवा बिहेवियरल इन नेचर। फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको और प्रिंसिपल ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। वीडियो पॉज करो, 2 मिनट को रिवाइज करो, हो जाएगा। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, ये हम लोग थोड़ा समझेंगे। ये कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो इनसाइट प्रोवाइड करता है। मतलब अब एक मैनेजर आया नया नया, उसको
समझने में हेल्प करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन है कैसी, यहाँ पे लोग काम कैसे करते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है, ये सभी कौन गाइड करता है, हमारा आपका ये जो मैनेजर हो, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये गाइड करते हैं। हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं बात करूं तो दो तरह के रिसोर्सेज यूज होते हैं, एक आता है फिजिकल रिसोर्स और एक ह्यूमन। फिजिकल रिसोर्स मतलब आपका रॉ मटेरियल हो गया, आपके मशीन्स हो गए, फिजिकल रिसोर्स होते हैं। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, तो आपके जो ह्यूमन लेबर्स होते हैं उनको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स क्या बोलते हैं। अब प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि भैया हम किस तरह से ये दोनों जो फैक्टर्स है, दोनों जो रिसोर्स है, उनको हम किस तरह से मैनेज करके चले, दोनों के बीच में बैलेंस किस तरह से बना के चले, इसके बारे में क्या हमें हेल्प करता है। अगर मैं रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा, फिजिकल रिसोर्स बहुत ज्यादा यूज कर, लेकिन ह्यूमन लेबर में यूज नहीं कर रहा हूं, तो मेरा कंपनी प्रॉपर चलेगा नहीं चलेगा। तीसरा क्या है, साइंटिफिक डिसीजन। अब साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब अगर आप चाहते हो कि कोई भी काम आपका बहुत अच्छे से हो, एफिशिएंसी से हो, तो आपको एक साइंटिफिक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि भैया अगर ये पर्टिकुलर काम है, इस पर्टिकुलर को काम करने के लिए कितना टाइम लगता है, या फिर अगर ये पर्टिकुलर चीज है तो इस पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसके लिए कितना पैसा क्या होगा, प्रॉपर होगा, क्या बेस्ट मेथड होगा कि हम इसे क्या जल्द से जल्द खत्म कर सकते हो और वेस्टेज भी ना हो। तो यही चीज आपको साइंटिफिक डिसीजन क्या बताती है। फिर क्या, अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहां पे देखो, अब जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी कहीं ना कहीं सोसाइटी में रहती है, तो उसका हाँ प्रॉफिट तो देखना है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी ध्यान रखना है कि उसे आपकी जो सोशल एक्टिविटीज उसको भी परफॉर्म करना है। अब उसको एफिशिएंसी मेंटेन करना, तो इसका मतलब नहीं कि वो ह्यूमन लेबर्स को बार बार 24-24 घंटे काम करवाए और सैलरी बहुत कम दे, ये चीज नहीं करेगा। हमेशा जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट उनको ये भी गाइड करता है कि आपको क्या रेम्यूनरेशन जो है प्रॉपर देना है, एक इंसान के काम के हिसाब से उसको रेम्यूनरेशन देना है। जो काम है एक ही बंदे पे पूरा थोप नहीं देना है, काम को पूरा डिवाइड कर देना है। आपको इक्वालिटी मेंटेन करके चलनी है, ऐसा नहीं कि आप ये कास्ट से बिलोंग करते हो तो मैं आपको बहुत ज्यादा भाव दूंगा, ये कास्ट से बिलोंग नहीं करते तो मैं आपको भाव नहीं दूंगा। तो ये सारी चीजें मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या मेंटेन करनी, इसके लिए भी क्या हेल्प करता है। एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम सभी से जानते हैं कि जो टाइम चेंज होता जाता है और टाइम के हिसाब से चीजों को चेंज करना पड़ेगा। अब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज फॉलो होती है आपका काम करने का, वो सारी चीजों में हमें क्या थोड़ा बहुत चेंज क्या लाना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान क्या हो जाएगा। तो अब मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल यही हमें गाइड करता है, भाई जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, उस हिसाब से आपकी जो एक्टिविटीज है, आपके एचआर वाले एक्टिविटी यानी ह्यूमन रिसोर्स को संभालने का जो तरीका वो चेंज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी वाइज भी चीजें चेंज होनी चाहिए, प्लस आपके प्रोडक्ट्स में आपको इनोवेशन लेकर आना चाहिए। यही चीज R&D में क्या बोला है, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अब ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग तरह के लोग होते हैं, एक आपका मैनेजमेंट का बंदा होता है और एक आपका एम्प्लॉय होता है। अब कई बार ये होता है कि देखो अगर हमें कोई भी गोल अचीव करनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमें एक टीम वर्क चाहिए रहेगा। एक अकेला बंदा कभी भी चीजों को क्या प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है, तो हमें वहां पे टीम का जरूरत रहेगा। तो अब ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल आपके बहुत सारे प्रिंसिपल्स देता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी हो गया, आपके सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट हो गया, फिर अगर मैं बात करूं रेम्यूनरेशन हो गया, फिर एस्पिरिट डी कॉर्प्स हो गया। ये सारे प्रिंसिपल्स है जो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो, ठीक है, एक आपके लोग हो वो टीम वर्क में काम करे, उनको कंट्रोल किया जा सके, काम को डिवाइड कर देता है, डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये हेल्प करता है। तो हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड, तो देखो याद कैसे करना है, to provide useful insight to the managers, helpful in efficient utilization of resource, scientific decision। 3 बार रिपीट करो, देखो याद होगा। फिर अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, R&D और हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। क्लियर हो गया। अब 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट। याद कर लो हेनरी फ्योल की कौन सी थियरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट है। अब हेनरी फ्योल क्या थे, एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। अब उन्होंने क्या किया था, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। कौन सी बुक में, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, इस बुक में क्या एक्सप्लेन किया था। अब इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट क्या बोला जाता है। आपको क्वेश्चन आएगी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो आप हेनरी फ्योल लिखोगे। हु वाज द फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, हेनरी फ्योल लिखोगे। क्लियर हो गया। अब एक एक करके हम लोग याद करेंगे। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क, क्या बोला गया है कि नाम में ही दुख रहा है कि काम को हम डिवाइड कर देते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप काम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से। मतलब जो बंदा अगर फाइनेंस में अच्छा तो उसको फाइनेंस का काम दे दो, जो बंदा ह्यूमन लेबर्स को अच्छे संभाल सकता है उसको HR का काम कर दो, जो अगर आपके मशीन को अच्छे संभाल सकता है उसको IT का काम दो, सिस्टम का काम दे दो। मतलब लोगों की कैपेबिलिटी के हिसाब से हमको काम को क्या डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं काम भी बहुत एफिशिएंट होगा और जो एम्प्लॉयज होंगे उनकी एक्सपर्टी भी जो होगी उनके पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा क्या बढ़ जाएगी। फिर क्या होता है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, एक अधिकार कि आप कोई भी क्या निर्णय ले सकते हो, यानी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है।
अब कहीं ना कहीं अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को क्या दो, ऑथोरिटी दो कि वो आप डिसीजन क्या ले सके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब अथॉरिटी के साथ क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है। जब आपके पास कोई अधिकार आता है तो अधिकार के साथ आपके पास जिम्मेदारी भी। अधिकार मतलब अथॉरिटी, जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक बंदे को राइट दिया है कि आप कोई भी डिसीजन ले सको, तो साथ ही साथ अगर वो उस बंदे की जिम्मेदारी बनती है कि वो काम क्या करवा के ले। अगर काम नहीं करवा के ले पा रहा है तो वो जिम्मेदार कौन होगा, वो पर्टिकुलर बंदा होगा। ठीक है। डिसिप्लिन, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या फॉलो करने पड़ेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उसको ओबे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल, आपका जो डिसिप्लिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन है तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत फ्रूटफुली काम करेगी, आपके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में काम करेगी, ये सारे जो स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करेंगे। अगर कोई बंदा डिसिप्लिन ही नहीं फॉलो करे तो कोई भी कभी भी आएगा, कब मन करा तो काम करेगा वरना नहीं काम करेगा। यहाँ पे मैं डिटेल एक्सप्लेन नहीं दे रहा हूं, बस जितना जरूरी है मैं उतना दे रहा हूं। तो यूनिटी ऑफ कमांड, अब एक बंदा है, अब एक बंदा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर एक बंदा है तो उस एक बंदे को एक ही पर्सन से, एक ही सुपीरियर से क्या मिलनी चाहिए, ऑर्डर मिलनी चाहिए। अगर 10 लोग उसको ऑर्डर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और जो कंफ्यूज हो जाएगा तो काम प्रॉपर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मुझे ये करना चाहिए कि मुझे ये करूं, मैं पहले इसका काम करूं कि मैं पहले उसका काम करूं। तो ऐसे वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो यही बोला यूनिटी ऑफ कमांड। फिर क्या था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, अब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी लोग हैं, सभी को क्या करना पड़ेगा, आपके एक पर्टिकुलर गोल पे ही क्या काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, अब ये 10 लोग हैं, 10 लोग अलग अलग प्लान बना रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कभी भी अपने गोल को अचीव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। समझ में आ गया। अब ये 10 अलग अलग लोग हैं, लेकिन सभी का मोटिव ये है कि कंपनी को हम लोग का जो टर्नओवर है, जो 1 करोड़ था, उसको हम लोग को 2 करोड़ क्या बनाने का है। तो सभी ये 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग उस पर काम करना चालू करेंगे और गोल अचीव होगा कि नहीं होगा, गोल अचीव होगा। अब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, मतलब क्या होता है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा मैनेजर को ध्यान देना है कि वो किसी पर्टिकुलर एक बंदे का फायदा नहीं, इंटरेस्ट मतलब फायदा हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक बंदे का फायदा नहीं देखेगा। वो हमेशा ऐसे काम करेगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो। और एम्प्लॉयज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे पहले अपना फायदा ना देखे, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखे। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन बट ऑब्वियसली बात प्रॉफिटेबल करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या ये जनरेट करेगी, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए भी क्या फायदेमंद होगा। ठीक है। तो यही बोले सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, अब यहाँ पे दो कंसेप्ट है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लेने वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदा ही ले पाएगा, उसी के पास पावर है कि वो डिसीजन ले पाएगा, कोई और बंदा डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, जहां पे डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी होती है, जो अधिकार होता है, वो अलग अलग लोगों में क्या डिवाइड कर दिया है। जैसे ह्यूमन लेबर को संभालने का डिपार्टमेंट मैंने एचआर मैनेजर को दे दिया, कितना पैसा क्या करना है आपको निकालना है, कितना पैसा डिपॉजिट करना है मैंने फाइनेंस मैनेजर को दे दिया। तो इसे क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे मैंने डिसीजन लेने की पावर अलग अलग को डिवाइड कर दी। लेकिन अब जहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सारे पावर्स मैं अकेला लेके बैठ रहा हूं, उसको मैं सेंट्रलाइजेशन क्या मैं बोलूंगा। अब ऑर्गेनाइजेशन में ये बोलता है कि पावर्स जो रहने नीचे वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन का जो बैलेंस है वो हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस करके क्या चलना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। समझ में आ गया कि कोई पर्टिकुलर डिसीजन है तो एक पर्टिकुलर बंदा ही लेगा, ये हमें मेंटेन करने के चाहिए। जो छोटे मोटे डिसीजन है जो बाकी लोग भी ले सकते हैं तो हमें उनको क्या सौंप देना चाहिए। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, मतलब कि कहीं ना कहीं अब हम देखो लेबर आ रहा है, पर्सन आ रहा है, काम कर रहा है, तो अब उस बंदे को हमें क्या अच्छा पेमेंट भी करना चाहिए, जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, जिस हिसाब से उसकी स्किल है, जो वर्किंग आवर्स वो काम कर रहा है, उस हिसाब से हमें पेमेंट करनी चाहिए। अगर बंदा काम कर रहा है बहुत तगड़ा लेकिन उसको हम लोग पेमेंट कम दे रहे हैं तो बड़ा वैसी बात ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाएगा। एक बंदा काम कुछ नहीं करता लेकिन आप पेमेंट बहुत अच्छा खासा दे रहे हो उसको, तभी भी आपका नुकसान है ना, आपका आउटपुट ही नहीं निकल रहा, आप इनपुट इतना डाल दे रहे हो, आप पैसा उस पर इतना डाल दे रहे हो और प्रोडक्शन कुछ हो रहा ही नहीं है, प्रोडक्टिव कुछ हो रहा ही नहीं है, तो ये गलत होता है। प्रिंसिपल ऑफ स्केला चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केला चेन क्या होता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक हायरार्की होती है। क्या होती है, हायरार्की होती है। जैसे चलो यहां पे बात कर लेंगे, ये आपका है, हम जानते हैं ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये आपका लोअर लेवल है। समझ में आ गया। अब ये लोअर लेवल वाला बंदे को कुछ बोलना रहेगा तो मिडिल लेवल वाले को बोलेगा, मिडिल लेवल वाला फिर जाके किसको बोलेगा, टॉप लेवल वाले बंदे को क्या बोलेगा। सही बात है, टॉप लेवल वाले बंदे को वो किसको बोलेगा, मिडिल लेवल वाले को, और मिडिल लेवल वाला किसको बोलेगा, लोअर लेवल। ये हायरार्की क्या चलती है, सबसे टॉप आता, फिर मिडिल आता, फिर लोअर आता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केला चेन क्या बोलते हैं।
बट अब कभी भी जब इमरजेंसी कंडीशन आ जाता है कि जहां पे हमें बात क्या करनी रहती है, अर्जेंट क्या पहुंचानी रहती है, ठीक है, कि प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ हो रहा है या फिर आग लग गई या फिर कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कि जहां पे हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या करना पड़े। अब ये लोअर लेवल वाला बंदा जब क्या करता है, डायरेक्टली टॉप लेवल वाले बंदे से बोलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग गैंग प्लैंक क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे स्केलर चेन में अगर मैं बात करूं तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि एक बंदा दूसरे को बोलता है, दूसरा बंदा तीसरे को बोलता है, फिर जाके इंफॉर्मेशन पहुंचती है। लेकिन यहाँ गैंग प्लैंक में कंपैरेटिवली टाइम कम लगता है, क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्सेशन क्या होता है। तो मेरे ख्याल से गैंग प्लैंक समझ में आ गया। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब क्या बोला गया, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर एक चीज का एक पर्टिकुलर क्या जगह होना चाहिए, एक चीज पर्टिकुलर अपने अपने जगह पे रहनी चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर कोई चीज कहीं भी फेंक दे रहे हो तो उसको ढूंढने में टाइम लगेगा, चीजें प्रॉपर नहीं मिलेगी, और वहां पे आपका जो टाइम होगा वेस्ट होगा, और फिर आपका जो काम है वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी मतलब क्या बोला गया है, मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, कि वो अनपढ़ है, कि वो बड़े कास्ट वाला है, ये लोअर क्लास, ऐसे कोई भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए। उनके लेवल के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से हमें क्या करनी है, उनको इज्जत क्या देनी है। फिर क्या था, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब एक बंदा जब ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक अश्योरेंस देना पड़ेगा, भाई तेरी जॉब यहाँ पे फिक्स है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जब बंदे को लगेगा कि भाई मेरी जॉब यहाँ पे फिक्स है, तो काम बहुत दिल से करेगा। अगर उसको लग रहा है कि मेरी जॉब कब चले जाएगा मुझे भी नहीं पता चलेगा, थोड़ा आलसीगिरी दिखाएगा, बोलेगा कि भाई मेरे को कब निकाल दे, कुछ भरोसा नहीं, तो मैं इतना मेहनत क्यों करूं। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, अब कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉयज को क्या एनकरेज करना है। जब आप फ्रीडम दोगे एम्प्लॉयज को कि वो अपना भी इनपुट डाल सके, अपने भी कुछ आइडियाज लेकर आए, तो कहीं ना कहीं बंदा इनिशिएटिव लेना चालू करेगा। अब जब बंदा इनिशिएटिव लेना चालू करेगा तो क्या होगा, आपके नए नए आइडियाज आएंगे, वो एफिशिएंटली काम करने का सोचेगा, नए तरीके लाएगा काम करने के, जिससे काम बहुत जल्दी हो सके और आपका जो खर्चा है वो खर्चा भी कम हो सके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब क्या होता है, यूनियन इंस्टेंट। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कोई एक पर्टिकुलर अकेला बंदा नहीं चलाता, वो बेसिकली क्या होती है, आपकी ग्रुप एक्टिविटी क्या होती है, क्या होती है आपकी ग्रुप एक्टिविटी। तो यहीं पे बोला गया है कि अब आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अकेला काम करूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी चलने वाली नहीं है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, अब इसकी बात अगर मैं बात करूं तो ये किसने दिया था, ये आपके दिया था एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था। किसने प्रपोज किया था, एफडब्ल्यू टेलर। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, एफडब्ल्यू टेलर। ये दो पॉइंट आप हमेशा क्या ध्यान रख लेना, ठीक है। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अब इसमें बहुत दिक्कत आता है मैं जानता हूं, लेकिन बहुत इजी हो जाएगा। अब क्या पहला पॉइंट है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, जूम करें, ठीक है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, नॉट रूल ऑफ थंब मतलब, रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है, रूल ऑफ थंब मतलब बेसिकली जब कभी भी डिसीजन जो होता है वो पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे ले लिया जाता है, तो उसको हम लोग रूल ऑफ थंब बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि ये बंदा है, ये बंदा काम नहीं कर पाएगा, ये बंदा अच्छे से काम नहीं करेगा, ये मैं एनालाइज करके बोल रहा हूं, नहीं मुझे लग रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, सही बात है। अब मुझे लग रहा है तो जरूरी नहीं ना मैं हमेशा सही रहूं, मैं गलत भी रह सकता हूं। अब मुझे जानना है कि बंदा कितना कैपेबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका टेस्ट लेना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, तो मुझे साइंटिफिकली उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, सिस्टमैटिक स्टडी करनी पड़ेगी। तो जब कभी भी सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। तो इसलिए बोला गया कि आपको साइंस यूज करना है, नॉट रूल ऑफ थंब, आपका पर्सनल जजमेंट यूज नहीं करना है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मनी, अब देखो मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में एक क्या रिलेशन एक जो रिलेशन होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। अब अगर इन दोनों के बीच में कड़वाहट है, ठीक है, कड़वाहट, ये दोनों एक दूसरे को कॉपरेट नहीं कर पाते तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं। हार्मोनी मतलब क्या होता है, आपका रिलेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पीसफुल मैनर होना चाहिए। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, आपका आर पार, मतलब क्रॉस नहीं होना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन मतलब क्या होना चाहिए, अब एम्प्लॉय क्या सोचता है कि मैनेजमेंट वाला बंदा मेरे को जानबूझ के परेशान करता है, मैनेजमेंट वाला बंदा क्या सोचता है, ये एम्प्लॉय जानबूझ के काम नहीं करता, ये एम्प्लॉय ऐसे ही होते हैं, कुछ काम ही नहीं करते। तो मेंटल, अब इन दोनों का जो एक दूसरे के टुवर्ड्स जो एटीट्यूड है, एक दूसरे के टुवर्ड्स जो थिंकिंग है, थिंकिंग को हमें चेंज करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें अच्छा करना है, क्योंकि ये दोनों जब मिलके काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से चलाना है तो हमें दोनों को क्या एक साथ क्या लेकर आना पड़ेगा।
ठीक है। पॉलिसी अगर मैनेजमेंट वाला बंदा बना रहा है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज को कहीं तकलीफ ना हो। अब एम्प्लॉयज को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब मैं काम करूं तो इतने अच्छे से काम करूं कि मैनेजमेंट वाला बंदा मेरे पे क्या खुश हो जाए। फिर क्या आता है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सही बात है, कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिर्फ एम्प्लॉय काम करेगा और मैनेजमेंट वाला बंदा आराम करेगा तो चीजें चलने वाली नहीं। मैनेजमेंट वाला बंदा काम करे लेकिन एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं। यहाँ पे दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे से कॉपरेट करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन क्या अच्छे से काम क्या करेगा। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ऑलरेडी बताया। अब मैंने बताया कि अब देखो ये स्केलर चेन मैंने बताया, ये टॉप या मिडिल। अब ये टॉप लेवल, अब बेसिकली जो पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है, टॉप या फिर मिडिल लेवल का काम बंदा क्या करता है, और ये लोअर वाले क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैनेजर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी उसको इंफॉर्मेशन ये टॉप लेवल और मिडिल लेवल वाले दे रहे हैं वो प्रॉपर्ली ये लोअर लेवल वाले को समझाए, ठीक है। और वहीं एम्प्लॉय अगर कुछ दे रहा है, एम्प्लॉय वाला बंदा अगर कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये मैनेजर की जवाबदारी बनती है कि जाके उसको प्रॉपर्ली क्या करे, ये टॉप लेवल वाले को क्या बताए, ठीक है। इसी को बोला डिवीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं बात करूं तो हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हमें क्या अच्छे से क्या ट्रीट करना चाहिए। देखो यहाँ पे मेरा डी गायब हो गया तो डी समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे उनको जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही है, उनको उस हिसाब से मुझे ट्रेन करना है, उनको डेवलप करना है, बहुत सारे मुझे सेशंस अटेंड करनी चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे, अरेंज क्या करनी चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए कि काम में वो और अच्छे से काम कर पाए, उनकी नॉलेज और ज्यादा क्या बढ़े, फिर जाके क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब आता है वर्क स्टडी। अब टेक्निक क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट की वो हम लोग देखेंगे। और वर्क स्टडी, जब कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे पहली चीज, अब उस काम को परफॉर्म करने से पहले उस काम के बारे में आपको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि बेसिकली वो काम है किस चीज के बारे में, क्या क्या चीजें हमें क्या करनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या टेक्निक जो हमें यूज करना चाहिए। अब वर्क स्टडी की अगर मैं बात करूं तो वर्क स्टडी एनालाइज कैसे करता है कि एक पर्टिकुलर काम को काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसके लिए बेस्ट मेथड क्या होगा, किस तरह की जो मूवमेंट्स होगी वो रिक्वायर्ड होगी, ये सारी चीजें ये आपके टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और फैटिग स्टडी से क्या करता है। टाइम स्टडी मतलब क्या होता है, ये एनालाइज करना कि इस पर्टिकुलर काम करने के लिए एक प्रॉपर कितना टाइम लगना चाहिए ऑन एन एवरेज पर्सन को, इसको हम लोग टाइम स्टडी बोलते हैं। आपके मोशन स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं कि अब किस तरह की मोशन अगर मशीन और एम्प्लॉय करेंगे तो टाइम कम लगेगा, और ऐसे कौन से मोशन करने की वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, इसको हम लोग क्या मोशन स्टडी बोलते हैं। मेथड स्टडी मतलब एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कौन सा सबसे इजीएस्ट तरीका होगा, इजीएस्ट अप्रोच होगा, और साथ ही साथ कौन सा बेटर वे होगा जिससे टाइम भी बचे और काम भी फटाफट हो जाए, ठीक है। इसको हम लोग मेथड स्टडी बोलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आप जब काम कर रहे हो तो काम करने का एक स्टैंडर्ड पैटर्न होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, काम को ऐसे से करना चाहिए, ठीक है। टूल्स भी होने चाहिए उस हिसाब से होने चाहिए। अब ऐसे नहीं आलतू फालतू कोई भी टूल्स रहेंगे तो काम प्रॉपर हो पाएगा, नहीं होगा, डिले होगा, समझ में आ गया। फिर साइंटिफिक टास्क सेटिंग। अब एम्प्लॉय को अगर मैं बात करूं, एम्प्लॉय विल कंप्लीट, अब एम्प्लॉय को हम जब काम दे रहे हैं तो उसका हमें ये बताना है कि भाई ये पर्टिकुलर काम जो है इतने इतने टाइम में क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको ये बताओगे तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि भाई ये काम है, ठीक है, मुझे इतने टाइम में करके देना है, तो वो एफिशिएंटली काम करे और उसे जल्दी से उस पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट करने की क्या कोशिश करे। अगर आप उसको छोड़ दोगे कि भाई जा तेरे को तेरी जब मर्जी से जैसा करना है, हाँ कुछ बंदे होते हैं वो करते हैं, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं वो आराम करेंगे, आलसपन करेंगे, काम नहीं करना चाहते। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब जब हम एम्प्लॉयज हायर करें तो हमें सबसे पहली चीज ये समझ लेना है कि उनको उनके काम के हिसाब से, उनके एक्सपर्टी के हिसाब से हमें क्या करना है, काम क्या सौंपना है, जॉब क्या देना है। अब एक ऐसा बंदा है जिसे आता जाता कुछ नहीं, मैंने उसको दे दिया फाइनेंस का काम, वो काम अच्छे से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और प्लस साथ ही साथ जब एक बंदे को हायर कर लेता हूं तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसे मैं टाइम टू टाइम क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करूं, उसको मैं अपडेट करूं। फिर क्या आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं बात करूं तो फंक्शनल ट्रेनिंग की अगर बात करूं तो यहां पे आपकी जो प्लानिंग और अगर मैं बात करूं और जो एक्चुअल वर्क होता है, ये दो अलग अलग तरह के जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका चेक करते हैं। एक आपका प्लानिंग लेवल पे होता है और एक आपका इंप्लीमेंटेशन लेवल पे क्या होता है, तो दो अलग अलग तरह के सुपरवाइजर्स होते हैं जो चेक करते हैं कि भैया प्लानिंग वाले अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो एक्चुअल जो लोअर लेवल पे बंदे काम कर रहे हो काम अपना प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो। फिर डिफरेंशियल पेस रेट वेज। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात किया कि जो वर्कर्स होते हैं
उनको हमें क्या प्रॉपर वेजेस क्या प्रोवाइड करना चाहिए, उनके काम के हिसाब से हमें चीजें क्या प्रोवाइड करके देनी क्या चाहिए, ठीक है। अगर कोई बंदा अच्छा काम करे उससे अच्छे अमाउंट दो, कुछ अच्छा ज्यादा ऑर्डर्स लेकर आए तो उसको इंसेंटिव दो, जिससे वो क्या होगा और ज्यादा मोटिवेट होगा और काम करेगा, किस लालच में कि उसे पगार जो होगी वो और ज्यादा क्या अच्छी क्या मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पूरा जो चैप्टर है 20 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन ले लूंगा जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भैया चैप्टर एक्चुअली करना है कैसे मुझे। देखो अब इस ये वाले क्वेश्चन को लर्न कैसे करना वो भी बता दो। अब देखो आपको डी दिख रहा है, आपको ध्यान रखना 2 डी है, पहला डिवीजन ऑफ वर्क और दूसरा डिसिप्लिन है। फिर देखो यू से कुछ चीज आ रही है यहाँ पे, यू यू क्या आ रहा है आपका, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क आ गया आपका, सही बात है। और फिर डिसिप्लिन आ गया, फिर यू यू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड। फिर अगर मैं बात करूं क्या आपका सी है, ठीक है, सी से क्या आ गया आपका स्केलर चेन आ गया, क्या आ गया, सॉरी सी से आपका सेंट्रलाइजेशन आ गया, क्या आ गया सेंट्रलाइजेशन, क्या आ गया, क्लियर हो गया। फिर देखो ई है, ई से क्या आ गया आपका इक्विटी और स्पीड डिस्काउंट, पहले डी फिर यू फिर ई, ठीक है। डी से क्या आ गया, डी से अगर मैं बात करूं तो आपका डिसिप्लिन आ गया और डिवीजन ऑफ वर्क आ गया, यू से यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आ गया, फिर आपका ई से एसपीडी कॉप्स आ गया और फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आ गया, क्लियर हो गया। फिर एस से देखो स्केलर चेन और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फिर अब बाकी बचा क्या, आई ओ आर ए, ठीक है, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर, फिर उसके बाद इनिशिएटिव, फिर रेम्यूनरेशन, क्लियर हो गया। तो डी डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एस स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, और फिर उसके बाद आता है स्केलर चेन, फिर ई फिर इक्विटी और एसपीडी कॉप्स। फिर क्या बचा, आई फॉर इनिशिएटिव, ओ फॉर ऑर्डर, आर फॉर क्या रेम्यूनरेशन और ए फॉर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डन। तो इस तरह से आपको क्या लर्न करना है। अब देखो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आपको आ रहा है देखो एफडब्ल्यू टेलर होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, एक हर एक चीज की एक प्लेस होनी चाहिए और हर एक चीज अपनी जगह पे क्या रखनी चाहिए। डिसिप्लिन है नहीं, इक्विटी है नहीं, देखो ऑर्डर, ठीक है। मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली डैश, मेनी सुपीरियर्स नहीं, ऑल सुपीरियर्स नहीं, वन सुपीरियर। देखो स्केलर चेन मींस द हायरार्की ऑफ डैश फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। डिसिप्लिन नहीं, यूनिटी नहीं, या ऑथोरिटी। फिर टेलर रिकमेंडेड टूल डैश फॉरमैन टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये इसका क्या आएगा आपका, कुछ 6 आएगा ये, ठीक है। आपका नहीं 6 तो ही नहीं, यहाँ पे 8 है एक्चुअली, ये कितना है आपका 8 है, ठीक है। अब ये वाला देख लो हेनरी फ्यूल का आप क्या दोगे बताओ, मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करो तो ये आपका मॉडर्न मैनेजमेंट आ गया। फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या आता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगर मैं 8 फॉर्मेट नहीं, एफडब्ल्यू टेलर नहीं, प्रॉपर डिवीजन ऑफ ऑल एक्टिविटीज नहीं, फिर उसके बाद जनरल गाइडलाइंस नहीं, वन हेड वन प्लान, ठीक है, वन हेड वन प्लान देखो ये आएगा बी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जर्मन इंजीनियर, सॉरी हेनरी फ्यूल का आपका जर्मन इंजीनियर आएगा, सॉरी मेरे को ये हो गया, ठीक है। हेनरी फ्यूल का आपका जर्मन इंजीनियर यहाँ पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका जो आ जाएगा वो आपका बी वाला क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लियर है। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, बट ऑब्वियस बात है एफडब्ल्यू टेलर, यहाँ पे डी वाला आ जाएगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वन फॉर वेट और प्रेस, ठीक है, ये आप आराम से कर, अब देखोगे आप इजिली हो जाए। द प्रिंसिपल विच डील्स विद द with to do work in an innovative, the principle of initiative, the principle which is based on place for everything and everything, a principle of order आ गया आपको यहाँ पे देखो, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। अब बाकी सारी चीजें आप देख लेना क्या है क्या नहीं है। फिर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, बट ऑब्वियसली बात है ट्रू है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशन, ट्रू है। ओनली सम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट, फॉल्स है भाई, देखो सीधा सीधा आंसर दिया गया है। हेनरी फ्यूल हैज गिवन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, गलत है, ये कौन दिया, एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था। फिर एफडब्ल्यू टेलर हैज प्रपोज 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट, नहीं गलत है, देखो इजिली आप खुद ही आंसर दे पा रहे हो। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोशन स्टडी नहीं आएगा। प्रिंसिपल डिवीजन वर्क, हाँ, तो आंसर क्या आपका मोशन स्टडी है, ऑड में आउट है। फैटिक स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये देखो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी या फैटिक स्टडी एक साथ आएंगे, क्लियर हो गया। अब आंसर वन सेंटेंस का आंसर दे सकते हो मेरे ख्याल से आराम से। Correct the underlined words and rewrite the following sentence. Security in job always affects adversely on the efficiency of ये सिक्योरिटी अफेक्ट करेगा कि इनसिक्योरिटी अफेक्ट करेगा। एसपीडी कॉज डिवीजन इज स्ट्रेंथ, ना यूनियन इज स्ट्रेंथ,
या फिर यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सबऑर्डिनेट, वन सुपीरियर, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड ऑथोरिटी एट द स्पेसिफिक पोजीशन। नहीं, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को सारे जो पावर्स और अथॉरिटी है। मैनेजमेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। डन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, ये मैंने ऑलरेडी समझा, आप आराम से क्या कर सकते हो। फिर देखो केस स्टडी आ, केस स्टडी अब आप करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा आप, लेकिन मैं इसके लिए एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं सारे केस स्टडी एक साथ कराऊंगा। डिस्क्राइब एनी, एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल मैनेजमेंट ऑफ एनडीपीएल, कर सकते हो आराम से। डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक स्टडी मैनेजमेंट, आराम से कर सकते हो, ठीक है। जस्टिफाई द प्रिंसिपल, अब ये देखो जस्टिफाई द फॉलोइंग में आपको क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है नेचर में, तो अब इसका क्या लिखना है, तो सबसे पहले अब इसको जस्टिफाई का मतलब करना क्या होता है, स्टेटमेंट सही है, आपको प्रूव करना है कि स्टेटमेंट सही है, तो इसके लिए आपको क्या उसकी सपोर्टिंग में कुछ पॉइंट्स जो रहते हैं वो आपको क्या डालने रहते हैं। तो आप कैसे डालोगे, 2 मिनट। हाँ, सबसे पहली चीज क्या लिख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड इन नेचर, क्या आर नॉट रिजिड इन नेचर, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, पहला पॉइंट ये लिख सकते हो। फिर द बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग, देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, ये भी मैंने बताया कि जो टाइम बिजनेस का जो एनवायरमेंट होता है वो चेंज होता रहता है, तो इस वजह से जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट भी होता है वो टाइम टू टाइम क्या चेंज क्या किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है सिचुएशन टू सिचुएशन। फिर तीसरा अगर मैं बात करूं, hence they can be used in the organization according to needs, अब ये क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है आपके नीड्स के हिसाब से, ठीक है। फिर 10 इट इज, अब ये आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहिए रहेगा तो मैं इसका पीडीएफ बनवा के आपको शेयर करवा दूंगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन इन डिटेल 5 प्रिंसिपल मैनेजमेंट, आराम से कर सकते हो। डिफरेंट टेक्निक्स ये भी कर सकते हो। प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट ये भी मैंने करा दिया। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ये भी मैंने करा दिया। अब देखो ये भी मैंने करा, ये भी मैंने करा दिया, सब करा दिया मैंने। अब सारी चीजें आप बहुत आराम से क्या कर सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा जो चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप सो चीजें यहाँ पे कंप्लीट होंगी। अब आप लग जाओ काम पे, फटाफट खत्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बोल देना कि सर डन, ठीक है। तो यहाँ पे 12 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आपने इतनी चीजें कर ली। तो चलो बाय गाइस, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट